वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 को डेप्थ में समझना है। हाँ, क्योंकि पिछली वीडियो और ऑडियो में हमने इस एक्ट की शुरुआती सेक्शंस यानी पार्ट 1 को ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो अगर किसी ने वो मिस कर दिया है तो पहले उसको जरूर सुन लें। सही कहा। और आज हम इन स्लाइड्स के पार्ट 2 पर फोकस करने वाले हैं, यानी सेक्शंस 19 से लेकर 36 तक। पहले मैं एक बात जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये जो सेक्शंस 19 से 36 है, इन्हें एक पूरे रोड मैप की तरह देखना चाहिए। मतलब शुरुआत होती है अथॉरिटी के पास जाने से, फिर बात आती है ट्रायल की, उसके बाद सेटलमेंट्स और आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पूरी कानूनी जर्नी है। ये काफी प्रैक्टिकल तरीका है याद रखने का। तो चलिए सबसे पहले उस अथॉरिटी की ही बात करते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा कानून घूमता है। मेरा इशारा सेक्शंस 19 और 20 की तरफ है। हाँ, द कमिश्नर। इस पूरे एक्ट में अगर कोई बॉस है तो वो कमिश्नर ही है। लायबिलिटी किसकी होगी, कंपनसेशन कितना बनेगा, ये सब वही डिसाइड करते हैं। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उनके स्टेटस के बारे में क्या ध्यान रखना है? यहाँ 2 काफी क्रूशल पॉइंट्स हैं। पहला ये कि कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और दूसरा इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत इन्हें लीगली एक पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, पब्लिक सर्वेंट, राइट। और स्लाइड्स में एक जुरिस्डिक्शन बार का जिक्र भी है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी सिविल कोर्ट को इन मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। सब कुछ कमिश्नर ही डिसाइड करेगा। ये तो एक तरह से काफी लॉजिक वाली बात है, क्योंकि सिविल कोर्ट्स में तो केसेस सालों तक चलते हैं। एक इंजर्ड मजदूर को तुरंत पैसे चाहिए होते हैं, वो इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, फास्ट ट्रैक जस्टिस देना ही इसका मेन मकसद है। अब आते हैं सेक्शन 21 पर, जो वेन्यू की बात करता है, यानी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो केस टेक्निकली किस जगह के कमिश्नर के पास जाएगा। तो इसके आमतौर पर 3 क्लियर ऑप्शंस होते हैं ना। पहला वहां जहां एक्सीडेंट हुआ, दूसरा जहां वर्कमैन रहता है, और तीसरा जहां एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस है। हाँ, ये स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं, लेकिन यूपीएससी और ईपीएफओ एग्जाम्स हमेशा डायरेक्ट रूल से ज्यादा एक्सेप्शंस पूछते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जिसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्शन कहते हैं। ओ अच्छा, मतलब अगर एक्सीडेंट इंडिया के बाहर हो गया हो? बिल्कुल सही। सोचिए कोई शिप का क्रू मेंबर है और एक्सीडेंट किसी इंटरनेशनल वाटर्स में हो गया, वहां पहला ऑप्शन तो इनवैलिड हो गया ना। तो ऐसे में वेन्यू सिर्फ ओनर का रेजिडेंस या रजिस्टर्ड ऑफिस ही माना जाएगा। ये काफी सॉलिड एग्जाम ट्रैप है। स्टूडेंट्स को इस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्शन को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना चाहिए। चलिए, अब अथॉरिटी क्लियर हो गई। इस रोड मैप का अगला पड़ाव क्या है? सेक्शन 22 कहता है कि एप्लीकेशन तभी फाइल हो सकती है जब दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट पर आपस में कोई डिसएग्रीमेंट हो। मतलब पहले आपस में बात करनी होगी, अगर सुलह ना हो तभी कमिश्नर के पास जाएंगे। लेकिन सेक्शन 22 है थोड़ा अलग है ना, वो तो फेटल एक्सीडेंट्स के बारे में। हाँ, फेटल एक्सीडेंट्स यानी जहां वर्कर की जान चली गई हो। ये बहुत सेंसिटिव सिचुएशन होती है। अगर एम्प्लॉयर ने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो कमिश्नर को कम लगता है तो कमिश्नर चुप नहीं बैठेगा। तो वो क्या एक्शन ले सकता है? कमिश्नर एम्प्लॉयर को एक शो कॉज नोटिस भेज सकता है, एक कारण बताओ नोटिस, और उनसे और ज्यादा पैसे की मांग कर सकता है। ये दिखाता है कि कमिश्नर सिर्फ एक रेफरी नहीं बल्कि वर्कर का प्रोटेक्टर भी है। ये काफी मजबूत पावर है। और ट्रायल के दौरान इन प्रोसीडिंग्स में कमिश्नर के पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं, जैसे लोगों को बुलाना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना। सही कहा। और रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी कानून काफी फ्लेक्सिबल है। लॉयर्स के अलावा ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स या इंस्पेक्टर्स भी वर्कर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि गरीब मजदूर की आवाज दब ना जाए। बिल्कुल। और स्लाइड्स में आगे सेक्शन 25 दिया गया है जो एविडेंस रिकॉर्ड करने पर है। ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग नहीं, ये दरअसल दी अल्टीमेट एग्जाम ट्रैप है। नॉर्मल केसेस में कमिश्नर सिर्फ एविडेंस का एक छोटा सा मेमो या समरी बनाता है, सिविल कोर्ट्स की तरह हर लाइन नहीं लिखता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन मेडिकल विटनेस का है, राइट? यस, मेडिकल विटनेस का एविडेंस वर्ड फॉर वर्ड यानी एक एक शब्द रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को बिल्कुल मिस ना करें। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिर्फ मेडिकल एविडेंस को ही वर्ड फॉर वर्ड क्यों? क्योंकि वर्कर का फ्यूचर और उसकी कॉम्पेंसेशन अमाउंट उसकी इंजरी पर डिपेंड करती है। कोई पार्शियल डिसेबलमेंट है या टोटल, ये कोई लॉयर नहीं बता सकता, सिर्फ एक डॉक्टर बता सकता है। समझ गया। अगर कमिश्नर ने उस टेक्निकल बात को अपनी आम भाषा में समराइज कर दिया तो हो सकता है अपील के टाइम वर्कर का नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए कानून कहता है कि डॉक्टर ने जो कहा उसका एक एक शब्द वैसे का वैसा ही रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही सिस्टम को फेयर बनाती हैं। खैर, इसके बाद सेक्शन 26 और 27 आते हैं जो कॉस्ट्स और हाई कोर्ट रेफरेंसेस की बात करते हैं। इन प्रोसीडिंग्स का खर्चा कमिश्नर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। हाँ, वो उनकी डिस्क्रेशन पर होता है, और अगर कोई बड़ा कानूनी सवाल उठ जाए तो वो गाइडेंस के लिए सीधा हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं एक और काफी इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शंस 28 और 29, जो अग्रीमेंट्स और उनकी पेनाल्टीज को कवर करते हैं। सेक्शन 28 रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट्स के बारे में बताता है कि लमसम पेमेंट्स को रजिस्टर करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और यहाँ एक टाइम लिमिट है जो एग्जाम में आती है।
अग्रीमेंट रजिस्टर करने से पहले कमिश्नर एक नोटिस भेजता है और 7 दिन का टाइम लिमिट होता है। सिर्फ 7 डेज का नोटिस पीरियड। गॉट इट। और कमिश्नर के पास एक पावरफुल वीटो पावर भी होती है। अगर उसे लगता है कि वर्कर के साथ फ्रॉड हुआ है या पैसा बहुत कम दिया जा रहा है तो वो अग्रीमेंट रजिस्टर करने से पूरी तरह मना कर सकता है। ये तो सच में एक बड़ी ढाल है मजदूरों के लिए। लेकिन सोचिए अगर एम्प्लॉयर इस पूरे सिस्टम को बाईपास करना चाहे, चुपके से बाहर ही सेटलमेंट कर ले तो सेक्शन 29 इस पर क्या कहता है? यही वो हेवी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करता तो उसे पेनाल्टी के तौर पर फुल कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। फुल कॉम्पेंसेशन? लेकिन एम्प्लॉयर ये तो कह सकता है ना कि मैंने पहले उसको एडवांस में कुछ पैसे दे दिए हैं। कह सकता है, पर कानून उसकी पूरी बात नहीं मानेगा। एग्जाम ट्रैप यही है। एम्प्लॉयर ने पहले जो भी चोरी छुपे पे किया है वो टोटल अमाउंट का सिर्फ 50% ही मैक्सिमम डिडक्ट कर पाएगा। वाह, मतलब अगर 5 लाख का क्लेम है और एम्प्लॉयर ने बिना रजिस्टर किए 2 लाख दे दिए तो वो सिर्फ 1 लाख एडजस्ट कर पाएगा और बाकी 4 लाख और देने पड़ेंगे। 1 लाख का सीधा नुकसान। ये रूल तो एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लॉइट करने से रोकने के लिए सच में बहुत तगड़ा है। सही पकड़ा आपने। अब जब हमने इन्फोर्समेंट देख लिया तो चलते हैं द लॉ ऑफ अपील्स पर, जो सेक्शन 30 में है। अपील का क्या प्रोसेस है इसमें? अपील सीधा हाई कोर्ट में होती है, अच्छा। किसी खोटी कोर्ट में नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं तो अमीर एम्प्लॉयज तो वर्कर को कोर्ट के चक्कर में ही उलझा देंगे। इसको रोकने का क्या तरीका है? इसको रोकने के लिए 3 बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई हैं। पहली, मुद्दे में कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। हर छोटी बात पर अपील नहीं होगी। ओके, और दूसरी शर्त? टाइम लिमिट स्ट्रिक्टली 60 डेज का है। 60 डेज का टाइम लिमिट, ये भी एक की टाइम लिमिट है एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे बड़ा बैरियर जिसे हम एम्प्लॉयर्स बर्डन कहते हैं वो कुछ और है। कोई भी एम्प्लॉयर तब तक अपील फाइल ही नहीं कर सकता जब तक वो कमिश्नर के पास पेएबल अमाउंट डिपॉजिट करके वहां से सर्टिफिकेट ना ले आए। ये एकदम ब्रिलियंट रूल है। पहले पैसा सेफ डिपॉजिट करो, फिर कोर्ट जाओ, ताकि वर्कर सेफ रहे और उसको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद सेक्शन 30A और 31 में रिकवरी मैकेनिज्म दिया गया है। हाँ, अपील के दौरान पेमेंट रोकी जा सकती है, पर सबसे असरदार है सेक्शन 31। कमिश्नर अरियर्स को अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल करता है। अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू सुनने में थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकारी सिस्टम में पैसे वसूलने का ये सबसे तेज और पावरफुल तरीका है। इसमें लंबे सिविल सूट्स नहीं चलते। सीधे एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, नीलामी हो सकती है। एम्प्लॉयर किसी भी ट्रिक से बच नहीं सकता। मतलब वसूली एकदम स्ट्रिक्ट और फास्ट होगी। चलिए अब इस रोड मैप के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और रूल मेकिंग पावर्स, सेक्शंस 32 से 36। सवाल यह है कि ये सारे रूल्स बनाता कौन है? यहाँ पावर्स क्लियर कट डिवाइडेड है। जो ग्राउंड लेवल ऑपरेशनल रूल्स हैं, जैसे मेडिकल एग्जाम्स, रजिस्टर्स मेंटेन करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है सेक्शन 32 और 34 के तहत। लेकिन स्लाइड्स में स्टेट गवर्नमेंट के लिए टाइम लिमिट का एग्जाम ट्रैप भी है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जब नए नियम बनाएगी तो ड्राफ्ट रूल्स को फाइनल करने से पहले पब्लिक को नोटिस देना जरूरी है, और ये नोटिस पीरियड एग्जैक्टली 3 मंथ्स यानी 3 महीने का होना चाहिए। कम से कम 3 महीने, ठीक है। तो स्टेट लेवल की बात होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं इसमें? सेंट्रल पावर्स सेक्शन 35 और 36 में है। जैसे सेक्शन 35 इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की बात करता है। अगर पैसा किसी दूसरे देश में भेजना हो तो नियम सेंटर बनाएगा। और इन रूल्स पर भी चेक लगाने के लिए सेक्शन 36 है ना, जिसमें पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है। बिल्कुल सही। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाएगी उन्हें पार्लियामेंट के हर हाउस के आगे रखना मैंडेटरी है। इसके लिए टोटल टाइम लिमिट 30 डेज का होता है, जो एक सेशन या सक्सेसिव सेशंस में पूरा हो सकता है। मैं चाहूंगी कि हम एक रैपिड फायर समरी कर लें द फाइनल चीट शीट के तौर पर, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में सब फिट हो जाए। जरूर, चलिए उनके टाइम लिमिट्स को तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7 डेज। 7 डेज का टाइम लगता है अग्रीमेंट रजिस्टर करने के नोटिस पीरियड में। राइट। और 30 डेज? 30 डेज का विंडो होता है पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स की स्क्रूटनी के लिए। 60 डेज कहाँ आता है? 60 डेज का टाइम लिमिट है हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का। और आखिर में 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को अपने ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश करने से पहले। ब्रिलियंट। और इसके अलावा की थ्रेशोल्ड्स को भी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, जैसे अपील्स सिर्फ हाई कोर्ट में होंगी, डिस्प्यूट मिनिमम 300 रुपीज का होना चाहिए, मेडिकल एविडेंस हमेशा वर्ड फॉर वर्ड रिकॉर्ड होगा, पेनल्टी में मैक्स 50% डिडक्शन अलाउ होगा, और रिकवरी हमेशा अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह होगी। इन सब चीजों को अगर स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्ली नोट कर लिया तो एग्जाम का एक भी ट्रिकी क्वेश्चन उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तो इसके साथ हमारा वर्कसमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 का ये स्पेसिफिक डिटेल ओरिएंटेड रोड मैप यहाँ पूरा होता है। सभी सुनने वालों से, खासकर यूपीएससी और ईपीएफओ के स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें एग्जाम क्लियर करने वाले ये डीप इनसाइट्स पसंद आए हैं तो ऑडियो को और पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ताकि आगे आने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक का डीप डाइव उनसे मिस ना हो। हमारी तरफ से आप सभी को रिवीजन के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से करते रहिए और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में। गुड लक।